गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11 का अध्याय नंबर 11। इससे पहले हमने अध्ययन किया था ऊष्मा संचरण की विधियां, जिनके नाम थे चालन विधि, संवहन विधि और विकर्ण विधि। और फिर इन तीनों का हमने किया था तुलनात्मक अध्ययन। अब हम अध्ययन करेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। स्टडी अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। प्यारे विद्यार्थियों, आपने चालन विधि में ऊष्मा चालकता का अध्ययन किया है और उस ऊष्मा चालकता के अध्ययन में आपने ऊष्मीय धारा निकाली है। ऊष्मीय चालकता के अध्ययन में आपने ऊष्मीय धारा निकाली है, तो मैं उसका यहाँ पर सहारा लूंगा। तो हम जानते हैं कि ऊष्मीय चालकता में ऊष्मीय धारा बराबर माइनस डी क्यू अपॉन डेल टी, और इसको हमने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था माइनस डी क्यू अपॉन डेल टी, और वहाँ पर हमने एक चित्र भी बनाया था। तो ये यदि आप नहीं देखा हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसमें चालकता को, तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, जो न्यूटन था, ये जो न्यूटन भाई साहब थे, उन्होंने ये कहा कि यदि हम ऊष्मीय चालकता के लिए कुछ कंडीशन लगा दें, जैसे वस्तु का ताप और परिवेश का तापांतर का अंतर कम रख लें और इस विधि में केवल विकर्ण विधि का ही प्रयोग करें, तो ये जो आपकी ऊष्मीय धारा है वो शीतलन दर में बदल जाती है। जो आपकी ऊष्मीय धारा है वो शीतलन दर में बदल जाती है। देखो, ये एक प्रकार से जो अध्ययन है वो ऊष्मीय चालकता ही है। ये जो अध्ययन है वो केवल ऊष्मीय चालकता ही है, ऊष्मीय चालकता ही है। परंतु उन्होंने दो कंडीशन लगा दी, यदि वस्तु का ताप और परिवेश का तापांतर कम हो और ये विधि केवल विकर्ण विधि हो, तब इस ऊष्मीय धारा को हम शीतलन दर कहते हैं। पिछले वीडियो में जब हमने ऊष्मीय चालकता पढ़ी थी, तब भी इस माइनस चिन्ह का बताया था कि समय बढ़ने के साथ में, आवेश बढ़ने के साथ में समय घटता है। ऋणात्मक चिन्ह ये प्रदर्शित करता है जहां ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि ऊष्मा डेल क्यू का मान समय बढ़ने पर घटता है। अब देखो, जो न्यूटन भाई साहब ने कहा कि ये जो डेल टी है इसको हम तात्क्षणिक समय के लिए गणना करें, तो तात्क्षणिक समय पर जो ऊष्मीय धारा का मान आएगा वो ही क्या होगी, शीतलन दर होगी। तात्क्षणिक समय डेल टी पर ऊष्मीय धारा का जो मान होगा वो ही शीतलन दर होती है। तो तात्क्षणिक समय डेल टी टेंस टू 0, लिमिट h बराबर डेल टी टेंस टू 0, लिमिट, देखो ये माइनस में यहाँ लिख दूं या यहाँ लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता है उसका,
और इस चीज को हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ डेल टी जो एच है इसको तो हम क्या कहेंगे, शीतलन दर। क्या कहेंगे, शीतलन दर। और इसे लिखेंगे आर से, और ये हो जाएगा माइनस, इस चीज का मान कितना होता है हमारी गणित में या फिजिक्स में, डी क्यू अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर 1। तो जो ऊष्मीय धारा का मान था वो तात्क्षणिक समय डेल टी के लिए न्यूटन ने उसे शीतलन की दर माना है। न्यूटन ने उसे शीतलन की दर माना है। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार शीतलन की दर अर्थात आर वस्तु के ताप टी वह परिवेश के ताप T0 के अंतर के समानुपाती होता है। यदि वस्तु का ताप T हो, यदि वस्तु का ताप T हो और परिवेश का ताप T0 हो, तो जो दोनों का अंतर होगा या जो दोनों का तापांतर होगा उसके समानुपाती क्या होगा, शीतलन की दर। अर्थात R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी टी माइनस T0। वस्तु का ताप T है, परिवेश का ताप T0 है, तो तापमान कितना हो जाएगा, T माइनस T0। और ये बात ही न्यूटन ने कही। R इक्वल टू क्या है, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। R इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी समानुपाती T माइनस T0। अब देखो समानुपाती को तोड़ने के लिए हम एक नियतांक से गुणा करते हैं, और वो नियतांक यहाँ पर K है जिसे शीतलन नियतांक कहते हैं। इसको मैं चाहूँ तो यूं भी लिखता हूँ, डेल डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस के टी माइनस T0, इक्वेशन नंबर 2, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे शीतलन नियतांक कहते हैं, जिसे शीतलन नियतांक कहते हैं। तो देखो न्यूटन ने ये चीज तो ली ऊष्मीय धारा से, और जो ऊष्मीय धारा थी उसे कह दी शीतलन दर किसी तात्क्षणिक समय डेल टी के लिए। और फिर ये कहा कि जो वस्तु और परिवेश का तापांतर है उसके समानुपाती होती है शीतलन की दर। और उसने ये समीकरण नंबर 2 डिराइव कर दिया है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा S है तो हम जानते हैं यदि m द्रव्यमान की वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा S है तो हम क्या जानते हैं, S इजिकल टू डेल क्यू अपॉन m डेल t। ये तो हम जानते हैं, लेकिन न्यूटन ने क्या किया है, इस डेल टी का मान, देखो ये डेल टी जो है
बड़े वाला टी है। इस डेल टी का मान जो निकाला है वो किस समय निकाला है? तात्क्षणिक समय टी पर। अब यदि इस चीज को हम तात्क्षणिक समय टी पर निकालें तो ये आप हो जाएगी S इजिकल टू डी क्यू अपॉन डी टी एम। तात्क्षणिक समय तात्क्षणिक समय डेल टी टेंस टू 0 लिमिट पर ही आ जाएगा। तो यह हमने जो पढ़ा उसको न्यूटन के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जो राइट हैंड साइड है उसके दो हंस और हर में स्मॉल डी टी से डिवाइड कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में स्मॉल डी टी से भाग देने पर तो S बराबर ये तो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी और ये जाएगा M कैपिटल D अपॉन स्मॉल t। अब मैंने dt का भाग क्यों दिया? क्योंकि ये राइट हैंड साइड डी क्यू अपॉन डी टी का माना जाएगा। अब यदि मैं यहाँ से डी क्यू अपॉन डी टी निकालना चाहूँ तो डी क्यू अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा एम एस डी टी अपॉन स्मॉल टी और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इक्वेशन 2 और 3 की राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। जब दो समीकरणों की एक साइड बराबर होती है तो उन दोनों समीकरणों की दूसरी साइड भी बराबर होती है। अब मैं करूँगा समीकरण 1 और 2 से। ये मेरा समीकरण नंबर 1 है और मैं इसको भी मिटा देता हूँ। ये मेरा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 2 वह 3 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी। तो एम एस डी टी अपो डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी बराबर माइनस के टी माइनस टी 0। अब ये मेरे दोनों समीकरण किसी काम की नहीं रही। अब देखो ये एक प्रकार की अवकलन समीकरण है। अतः हम क्या करते हैं, चरों को पृथक करते हैं। चरों को पृथक करने पर चरों का पृथक करने का मतलब है dt के साथ में कैपिटल T वाली टर्म्स आ जाएगी। तो dt अपॉन t माइनस टी 0 बराबर माइनस के ऐसा कैसा, ये इधर अंश में है इधर जाके हो जाएगा हर। के शीतल नियतांक है, m वस्तु का द्रव्यमान, s वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा और ये dt नीचे था इधर जाके d स्मॉल t हो जाएगा। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस टी 0 बराबर माइनस के एम एस कॉन्स्टेंट है और केवल डी टी हो जाएगा। अब देखो आप आ जाइए समाकलन में, हम dx का समाकलन x होता है
और 1/x dx या dx/x का समाकलन क्या होता है? log x प्लस c। अब देखो यहां पर dt/x ये क्या है? dx/x ये क्या है? dt/t माइनस एक्स। तो ये क्या जाएगा? log x। ये क्या? ये पूरा x है तो dx/x तो log x। x ये क्या है? t माइनस t0। ये माइनस k अपॉन एम एस और dt का इंटीग्रेशन क्या है? t। क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है इसलिए समाकलन नियतांक c। इसके बाद देखिए दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का एंटी लॉग लेने पर, अब ये मैंने केवल और केवल आपको समझाने के लिए यूज किया था। एंटी लॉग लेने का मतलब यहाँ से लॉग हट जाएगा तो ये तो जाएगा t माइनस t0 बराबर ये हो जाएगा e k अपॉन एम एस t प्लस c। ये पूरा इसके e की घात में है तो इसको मैं लिखता हूं t माइनस t0। अब देखो x प्लस वाई मतलब x इंटू y तो ये भी क्या जाएगा माइनस के एम एस और c। ये आपका हो जाएगा और ये t का t यहाँ आएगा, ये भी की पावर में है। अब यहाँ मान लेते हैं, माना c बराबर c डेक्स वह माइनस k अपॉन एम एस बराबर k डेक्स है तो ये क्या जाएगा t माइनस t0 c डेक्स e माइनस k डेक्स t। ये आपका समीकरण आ जाता है। इस समीकरण की सहायता से एक विशिष्ट ताप परिसर के लिए, विशिष्ट ताप परिसर में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि न्यूटन भाई साहब ने कहा था कि जो वस्तु का ताप है और जो परिवेश का ताप है उसका अंतर कम होना चाहिए। तो इस समीकरण की सहायता से किसी विशिष्ट ताप परिसर के लिए शीतलन का समय ज्ञात किया जा सकता है। ये शायद इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं। देखो ये हमें ज्ञात है, ये हमें ज्ञात है। हमें ज्ञात क्या था? शीतलन का समय t। तो इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से किसी विशिष्ट ताप के लिए न्यूटन का शीतलन समय t ज्ञात किया जा सकता है। एक बात तो इससे ये हमारी स्पष्ट हो गई है। दूसरी बात क्या स्पष्ट होती है? जो वस्तु का ताप है, जो वस्तु का ताप है वो समय की घात के चरघातांकी रूप से कम होता है।
वस्तु का ताप समय की वस्तु का ताप समय के चर घातांकी रूप से कम होता है। अब देखो इस चीज को हम समझते हैं। हम मेथड जानते हैं कि जो ए की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स होता है, उन्हें हम बोलते हैं चर घातांकी फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसके ऊपर भी माइनस है तो ये कम को दिखा रहा है, समय के साथ चरघातांकी रूप से कम होता है। यदि यहाँ प्लस होता तो समय के साथ चरघातांकी रूप से अधिक होता, परंतु माइनस होने से इसको बोलते हैं हम चरघातांकी फलन। इसको क्या बोलते हैं? चरघातांकी फलन। और इसके ऊपर माइनस होने के लिए क्या हो गया? समय t के साथ चरघातांकी रूप से कम होता है। या हम यूँ कह सकते हैं वस्तु का ताप और परिवेश का तापांतर भी समय के चरघातांकी रूप से कम होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो इसमें जो कुछ समीकरण नंबर 4 हैं, या जो समीकरण नंबर आपका ये वाला है, जैसे मान लो मैं इसको 4 दे देता हूँ और इसको नंबर 5 दे देता हूँ, तो इस समीकरणों का यदि हम अध्ययन करें या उनके बीच में ग्राफ का आलेखन करें तो वो निम्न प्रकार प्राप्त होते हैं। तो पॉइंट नंबर 3, यदि हम समय को लें एक्स एक्स पर और वस्तु का जो ताप है, वस्तु का ताप T को हम वाई एक्स पे लें, और जब वस्तु का ताप T और समय स्मॉल t में ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ आता है, और इसी ग्राफ को हम कहते हैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र। ये तो मैंने किसी एक पदार्थ के लिए खींचा है। ये जो शीतलन वक्र है एक से अधिक पदार्थ के लिए भी हो सकता है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है ग्राफ का। ग्राफ का सेकंड पार्ट, यदि हम डी कैपिटल टी और डी टी, इसका मतलब है ताप में ह्रास। यदि हम ताप में ह्रास और t माइनस टी 0 में ग्राफ खींचें तो वो आपकी एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और यदि इसी चीज को मैं इस प्रकार खींच दूं, या वाई एक्स पर तो एक्स एक्स पर तो ले लूं आपका समय, और वाई एक्स पे ले लूं log t माइनस टी 0, तब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये थर्ड नंबर पॉइंट में न्यूटन भाई साहब ने जो ये समीकरण प्राप्त करी है उनके मध्य ग्राफ का आलेखन करके देखा, तो जब इसके बीच में और इसके बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो जो ग्राफ आता है, यानी कि वस्तु का ताप T और समय स्मॉल t में खींचा गया ग्राफ शीतलन वक्र कहलाता है। अब देखो जो ये जो न्यूटन का नियम है, वैसे तो ये मेन रूप से तो उसमें चालकता की उसमें धारा वाले कंसेप्ट से लिया गया है, परंतु इस ने न्यूटन ने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों का मैं
उल्लेख कर रहा हूं। तो न्यूटन के शीतलन नियम के लिए लागू होने वाली आवश्यक शर्तें, न्यूटन के शीतलन नियम को लागू करने के लिए आवश्यक शर्तें। यदि मैं कहना चाहूँ इसको यूं भी कह सकता हूं, न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब ये निम्नलिखित बातों को पूरी करता हो। न्यूटन का शीतलन नियम तभी लागू होता है जब उसमें निम्नलिखित बातें हों। तो बात नंबर पहली क्या थी कि वस्तु का ताप और परिवेश का तापांतर, वस्तु और परिवेश का तापांतर कम होना चाहिए। तो ये पहला कंडीशन थी, वस्तु और परिवेश का तापांतर कम होना चाहिए। यदि वस्तु और परिवेश का तापांतर अधिक है तो न्यूटन का शीतलन नियम काम नहीं करेगा। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ऊष्मा का संचरण केवल विकर्ण विधि से होना चाहिए। ऊष्मा का संचरण केवल विकर्ण विधि से होना चाहिए। ऊष्मा का संचरण केवल विकिरण विधि से होना चाहिए। यदि ये चालन विधि से है तो जो हमने शीतलन की दर R ली है वो तो क्या हो जाएगी, ऊष्मीय धारा हो जाएगी। और जबकि कंडीशन क्या है, जो ऊष्मीय चालकता की ऊष्मीय धारा है उसको यहाँ पे क्या लिया है हमने, शीतलन दर। किसी तात्कालिक समय डेल्टी पर शीतलन दर लिया है। और वो दर क्यों लिया है, उसका कारण यही था कि ऊष्मा का संचरण केवल विकर्ण विधि से होना चाहिए और तापांतर कम होना चाहिए। यदि ये दो शर्तें लागू होती है तभी जो अपन ने इतना पढ़ा है वो सत्य है, अदरवाइज गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे YouTube चैनल government.vlogs को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।